हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में आरसीएम एप्लीकेबिलिटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। इस पर बहुत लोगों के अपने अलग अलग व्यूज हैं कि कब डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिवर्स चार्ज होता क्या है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 ये कहता है कि गवर्नमेंट कुछ कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स को स्पेसिफाई करेगा जिसमें जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी सप्लायर ऑफ सर्विस पर नहीं बल्कि रिसिपिएंट पर आएगी। इसी सेक्शन के थ्रू एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 13 2017, जिसमें कहा गया कि सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट in such a case the recipient of a service यानी कि कंपनी will have the liability to pay the GST अंडर रिवर्स चार्ज। अब एक डायरेक्टर को कंपनी से दो तरह से रेम्यूनरेशन मिलता है। वन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, जो कि शेड्यूल 3 टू सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट में कवर होता है। शेड्यूल 3 ये कहता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं कवर होती हैं। तो अगर सैलरी सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं कवर होगा तो उस पर तो जीएसटी आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी। एक डायरेक्टर को कंपनी से सैलरी के अलावा सिटिंग फीस या फिर कंसल्टेंसी फीस मिलती है, तो इस पे क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत से डाउट्स हैं कि क्या अगर डायरेक्टर ने कोई सर्विस दी और वो पर्सनल कैपेसिटी में दी, फॉर एग्जांपल रेंट पे कोई गोडाउन दिया या कोई बिल्डिंग दी, तो उस पर भी क्या आरसीएम लगेगा। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया जिसमें मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। अब इस सर्कुलर का पैरा 5.3 ये कहता है कि ऐसा कोई भी रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को मिला जिसपे टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्टेबल हो, तो उस पर जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि 192 हमेशा सैलरी पर डिडक्ट होता है और सैलरी is covered under schedule 3 to section 7 of CGST एक्ट। और अगर डायरेक्टर को कोई भी ऐसा पेमेंट मिला जिस पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194J या टीडीएस अंडर सेक्शन 194I डिडक्टेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उस पर डेफिनेटली कंपनी को रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी और वो शेड्यूल 3 में भी नहीं आएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले ये जानते हैं कि टीडीएस अंडर सेक्शन 192 कब डिडक्ट होता है, यानी सैलरी में क्या क्या कवर होता है। अब इस सर्कुलर में इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस दे दिया कि अगर एज पर इनकम टैक्स एक्ट सैलरी पे हो रही है तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट सैलरी की डेफिनेशन क्या कहती है। सैलरी की डेफिनेशन ये कहती है कि सैलरी इंक्लूड्स एनी फीस, कमीशंस, perquisites और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। तो इससे तो ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि अगर डायरेक्टर ने कोई कंसल्टेंसी फीस भी चार्ज करी तो यहां से वो सैलरी की डेफिनेशन में कवर हो जा रहा है, क्योंकि यहां पर तो लिखा है कि सैलरी इंक्लूड्स एनी फीस। तो अगर डायरेक्टर कंपनी को कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके लिए वो कुछ फीस चार्ज कर रहा है, तो वो भी सैलरी के डेफिनेशन में कवर हुआ जा रहा है। और एक बार अगर वो फीस सैलरी के डेफिनेशन में कवर होगी तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी तो आएगी ही नहीं सैलरी पे। अब इससे रिलेटेड एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, स्टेप कंसल्टेंट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल्दो ये जजमेंट कंपनीज एक्ट का था, बट अगर कोई चीज किसी एक्ट में साइलेंट होती है और उस चीज से रिलेटेड ही अगर किसी और एक्ट में मेंशन होता है तो हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट कंपल्सरी। फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि इस कंपनी के एमडी सीआर अलीम चंदानी जी, जो कि सिविल इंजीनियर थे, वो अपनी सैलरी के अलावा कंसल्टेंसी फीस भी चार्ज कर रहे थे रिलेटेड टू सिविल इंजीनियर। और कोर्ट ने इस केस में साफ बोला था कि एक डायरेक्टर कंपनी को प्रोफेशनल सर्विस दे सकता है और जो भी रेम्यूनरेशन उसे मिलेगा उसको प्रोफेशनल नेचर का मानेंगे और उसे सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक्ट में भले ही ये लिखा हो कि सैलरी इंक्लूड्स एनी फीस, बट इट शुड बी सैलरी फर्स्ट। ये समझने के लिए हमें डायरेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा कि क्या जो उसने ये सर्विसेज दी हैं, जो भी ये प्रोफेशनल सर्विस दी है, क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए जरूरी थी। अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर,
से फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और उसकी सिर्फ कंडीशंस कंपनी ने बता रखी हैं, बट कैसे करना है उस काम को इसके डायरेक्शंस कंपनी ने नहीं दे रखे हैं और इसके डिसीजंस डायरेक्टर खुद लेगा, तो ये प्रोफेशनल नेचर का ही माना जाएगा और ये सैलरी की डेफिनेशन में नहीं कवर होगा। अब आइए ये देखते हैं आरसीएम एप्लीकेबिलिटी ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। एज वी ऑल नो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है और उसे कंपनी से जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है वो उसका सैलरी का पार्ट नहीं माना जाता है। कंपनी उसको जो भी रेम्यूनरेशन पे करती है उस पर वो 194J में ही टीडीएस डिडक्ट करती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी रेम्यूनरेशन कंपनी से मिल रहा है और वो सैलरी का पार्ट नहीं है, और अगर वो सैलरी का पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली वो शेड्यूल 3 में भी नहीं आएगा। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट अगर कंपनी से मिल रहा है, कोई भी रेम्यूनरेशन कंपनी से मिल रहा है, तो वो हमेशा ही रिवर्स चार्ज के लिए लायबल रहेगा। अब आइए ये देखते हैं कि अगर डायरेक्टर को कंपनी से रेंट मिला, से फॉर एग्जांपल अगर उसने रेंट पे कोई गोडाउन दिया या रेंट पे कोई मशीनरी दी या रेंट पे कोई बिल्डिंग दी, तो क्या उस पे भी रिवर्स चार्ज आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो भी उसे रेंट मिला है वो नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर मिला है, वो उसे पर्सनल कैपेसिटी में मिला है। तो मेरा यहाँ पे ये ओपिनियन है, जो एक्ट में वर्डिंग यूज हुई है वो लिखा हुआ है सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ से हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि अगर डायरेक्टर को ने कोई भी ऐसी सर्विस दी जिसपे उसे रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जिसपे उसे कुछ भी अमाउंट कंसिडरेशन मिल रहा है, तो उस पर रिवर्स चार्ज आएगा, वेदर दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ पर्सनल और इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। से हम एक कंक्लूजन पे जा सकते हैं, अगर रेम्यूनरेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो सैलरी की डेफिनेशन में कवर ही नहीं होता, तो उसको कोई भी रेम्यूनरेशन मिलेगा उस पर रिवर्स चार्ज हमेशा आएगा। अगर ऐसा कोई डायरेक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है और उसे कोई भी ऐसा रेम्यूनरेशन मिलता है जो 190 जिसपे टीडीएस 192 पे डिडक्टेबल है, यानी कि वो सैलरी की डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है, तो उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, मतलब रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं आएगी। और उसे कोई भी ऐसा रेम्यूनरेशन मिलता है जिसपे टीडीएस अंडर सेक्शन 194J डिडक्टेबल है या टीडीएस अंडर सेक्शन 194I डिडक्टेबल है, तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।